History of Ideas, Masters, Osho, The Song of Celebration. नमस्ते। रेडियो चैनल फोकस्ड है इंटेलेक्चुअल इश्यूज पर। हिस्ट्री ऑफ आइडियाज एक सीरीज है जिसमें एक बार हम फोकस करते हैं कोई ग्रेट थिंकर पर या कोई ग्रेट आइडिया पर। चर्चा एक सिंपल भाषा में की जाती है ताकि सबको सुलभ हो। आज की चर्चा का विषय है एक जूसी स्पिरिचुअल मास्टर, ओशो, आका आचार्य रजनीश और उनकी फिलॉसफी। आशा है ये शॉर्ट स्टोरी एक एंट्री और ओवरव्यू दे पाएगी ओशो पर। हमारे गाइड होंगे इस चर्चा में डॉक्टर हिमांशु वैद्य। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ओशो का एक शॉर्ट परिचय कैसे दिया जा सकता है? जीवन का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, रूपरेखा दी जा सकती है। संक्षिप्त रूपरेखा अगर दे तो ये कि उनका जन्म जबलपुर में था, मध्य प्रदेश में, जैन परिवार में। पहला नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। फिर आगे उनको लोग रजनीश के नाम से जानने लगे, फिर आचार्य रजनीश, और फिर उन्होंने अपना नाम रखा ओशो। और ओशो शब्द ओशियानिक शब्द से प्रेरित है। और साइको एनालिसिस में हम सब जानते हैं कि ओशियानिक का मीनिंग क्या है। लेकिन ओशो के लिए ओशियानिक का मीनिंग एक ब्रह्म के नजदीक वाला मीनिंग था कि अ ड्रॉप हैज बिकम द ओशन। सो ओशो ने उस स्पिरिचुअल एंगल से उसका नाम ओशो रखा था। वो जो साइको एनालिसिस में ओशियानिक वर्ड का जो मीनिंग है, उस सेंस में ओशो नहीं थे। वो एक ब्रह्म में लीन होने की सेंस में और एक ड्रॉप गोज बैक टू द ओशन के सेंस में ओशो थे। एजुकेटेड थे फिलोसॉफी में, मेरे ख्याल से एमए फिलोसॉफी थे। और फिर वो पढ़ाने लगे वहीं पे यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में। और यंग एज में, अर्ली 20s में, उनको एनलाइटनमेंट जिसे वो कहते हैं वो एक्सपीरियंस हुआ था। और उस एक्सपीरियंस के बाद उनके अंदर प्रोफाउंड चेंजेस आए। और वो चेंज के बाद, काफी कुछ समय के बाद, उन्हें वो सब कुछ चीज समझ में आने लगी जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट में लिखी हुई है और उनका रियल मतलब क्या है। और उनको ये भी दिखाई दिया कि यही एक सॉल्यूशन है दुनिया के लिए, कि दुनिया का सॉल्यूशन साइंस में, इकोनॉमिक्स में या हिस्ट्री में नहीं है, वो सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में। और फिर वो लोगों को पढ़ाने लगे, सब जगह जाकर लेक्चर लेने लगे। और क्योंकि वो पूरे इंडिया में घूम रहे थे लेक्चर लेते हुए, तो उनका नाम आचार्य रख दिया गया, द वन हु टीचिस। तो रजनीश से फिर वो आचार्य रजनीश हो गए। पार्टली इसलिए भी आचार्य थे क्योंकि प्रोफेशन से भी वो टीचर थे। बट जो घूमते आचार्य है वो ज्यादा एक सॉलिड बेसिस था आचार्य रजनीश के नाम का। उस वक्त के अगर हम उनके लेक्चर्स देखें, जब वो पूरे भारत में घूम रहे थे, उन्होंने प्रवचन की शुरुआत जैसे की थी, तो पूरे भारत में वो घूमते थे। और मुझे याद है कि अहमदाबाद में न्यू क्लॉथ मार्केट पे भी आए थे, सहारनपुर में। और वो रिकॉर्डिंग अभी भी अवेलेबल है अगर किसी को सुननी हो तो। और उसमें उस वक्त के जो पूरी सीरीज है उनकी लेक्चर्स की, उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है। टाइटल है भारत के जलते प्रश्न जी। और उसमें उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो है पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर, जो एक नॉर्मल पब्लिक डिस्कोर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उस वक्त इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि वो एक रिवॉल्यूशनरी की तरह पूरे इंडिया में एक क्रांति फैलाने के लिए घूम रहे थे। बट वेरी सून ही रियलाइज्ड कि the inertia, the ignorance, the stupidity is very high. Also, the good hold of tradition is also very deep. और उनको ये जो समय था भारत के जलते प्रश्न वाला, उनको क्लियर हो गया था कि मास स्केल पे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ये उनका पहला फेलियर था।
जो उनके अनुयायी अभी भी मानने को कभी तैयार नहीं होते, बिकॉज वो तो उनको एक ओमनीपोटेंट की तरह बिठाना चाहते हैं गुरु ठीक सीट पे, बिकॉज ओमनीपोटेंट गुरु उनकी जरूरत ज्यादा है। है। गुरु को ओमनीपोटेंस होना कितना पसंद है नहीं पसंद है वो तो अलग बात है, पर अनुयायियों की जरूरत ज्यादा है कि गुरु ओमनीपोटेंस हो, बिकॉज वो खुद ओमनीपोटेंस की तलाश में, और वो खुद ओमनीपोटेंस प्रोजेक्ट करते हैं गुरु के ऊपर अपनी खुद की डिजायर को पूरा करने के लिए। सो उस वक्त इट वॉज हिज फर्स्ट फेलियर, he on a mass scale despite trying hard he could not do much, because mass scale पे तो फिर रिलीजन पॉलिटिक्स ये सब कुछ आ जाता है। सबसे लड़ना पड़े। और दूसरी बात ये भी है कि वो एक बहुत अच्छे विचारक थे, ओरिजिनल विचारक थे, एक जीनियस कैटेगरी के थे, पर वो सभी एरियाज में ट्रेंड नहीं थे। जैसे आप इकोनॉमिक्स ले लो या डीप पॉलिटिक्स ले लो, तो वो उसमें ट्रेंड नहीं थे। तो वो एक लिमिटेशन आ जाती है उनके ऊपर। क्या जब स्पेसिफिक्स पे बात आती है, जब पॉलिसी पे बात आती है, तब वो स्पेसिफिक नॉलेज जरूरी हो जाती है। तब आपका जी इंटेलेक्ट चाहे जितना भी ज्यादा हो, यू कैन डू मच विथ। सो ज्ञान और विज्ञान दो अलग चीज है। आपका प्रोफाउंड माइंड हो और ज्ञान में बहुत अच्छा हो एक बात है, पर जैसे आप विज्ञान में जाते हो तो एक अलग ही बात शुरू हो जाती है। सो ही हैड हिज लिमिटेशंस। तो पहले क्योंकि वो फंडामेंटल तथ्यों के ऊपर आधारित ज्यादा एक्सपर्टीज का बात हो जाती है। सो आप इंसाइट्स दे सकते हो, ब्रॉड पॉलिसी की बातें कर सकते हो, स्पेसिफिक्स पे डिफिकल्टी आ जाती है। सो पहला उनका जो फेज था लाइफ का, वो था भारत के जलते प्रश्न वाला, वेयर ही वाज डीलिंग विद सोशल इश्यूज, इंटेलेक्चुअल इश्यूज एंड सो ऑन। फिर ही सॉ कि वो फेल हो गई वो बात, वो उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। बहुत ही कम लोगों में एक जिस कहते हैं स्टरिंग अप के अंदर कोई हलचल शुरू हुई, बहुत ही छोटे तबके में, कोई बड़े तबके में ये नहीं हुआ। सो द सेकंड फेज वाज ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी। और अच्छा। उसमें ये हुआ कि इनिशियली ही स्टार्टेड गिविंग स्पिरिचुअल टॉक्स। सो मेरे ख्याल से माउंट आबू के भी उनके कुछ स्पिरिचुअल शिविर के कुछ टॉक्स है, शायद अभी भी अवेलेबल होंगे, और वैसे दूसरे भी बॉम्बे के भी होंगे, पुणे पुणे के भी होंगे। तो ही यूज्ड टू गो अराउंड एंड होल्ड शिविर्स, और वहां पे वो स्पिरिचुअल टॉक्स होते थे और मेडिटेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस होती थी। जी तो ये सेकंड उनका फेज था ऑफ वर्किंग विथ फ्यू पीपल ऑन अ स्पिरिचुअल बेसिस, और वहां पे डिस्कोर्स और मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन। तीसरा फेज था उनके लाइफ का पुणे का, जब पुणे में कॉम्यून बना, विच इज द मोस्ट पॉपुलर फेज ऑफ हिज लाइफ। और इसके बीच में मेरे ख्याल से उनकी एक बहुत ही फेमस टॉक था, संभोग से समाधि तक, एंड दैट मेड हिम वेरी पॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल। And overnight, because of the controversy, he got known to people who otherwise would have taken no interest in. और एक चर्चा का विषय बन गए, एक जो कंजर्वेटिव लोग थे उनके ऑलमोस्ट दुश्मन बन गए। देयर वाज अ वन साइडेड हेट। और तब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, एक क्या कहते हैं, आइकोनोक्लाज्म का ट्रेंड। ही जस्ट अटैक द existing tradition, find out its faults, magnify it, and attack it to blow it to pieces. तो वो एक फ्लेवर उनकी बातों में लंबे समय तक रहा, आइकोनोक्लाज्म। नॉट दैट कि आइकोनोक्लाज्म हमेशा सही होता है, बट एक आइकोनोक्लाज्म का फ्लेवर तब से जो शुरू हुआ वो बहुत ज्यादा रहा। और उसके बाद वो शुरू हुआ पुणे का फेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज था। और तब हम लोग तो कॉलेज में थे, एंड वी यूज्ड टू हियर इट फ्रॉम आवर प्रोफेसर्स और फ्रॉम समबडी एल्स, और हम सब चाहते थे कि हम वहां जाके रहे। और दैट वाज द बेस्ट फेज आई थिंक of Osho's life and of his spiritual journey, and also for the country and for the world.
वो शायद बेस्ट फेज था, बिकॉज उसमें एक सिंसियरिटी थी, एक जेन्युइनिटी थी, एक ऑस्टेरिटी थी, और एक प्योरिटी थी उसमें, एक मिशन ओरिएंटेशन था, कि उसको कोई एक रिसोर्ट की तरह नहीं दिख रहा था, इट वाज बीइंग सीन एज अ रिवॉल्यूशनरी प्लेस। और वहां पे सुबह मेडिटेशंस थे, शाम को सुबह शाम डिस्कोर्सेस थे, मेडिटेशंस थे, एंड इट वाज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। और वहां पे ओशो खुद कहते हैं कि वी लिव्ड ब्यूटीफुली, और वो बिल्कुल सही है, दे डिड लिव ब्यूटीफुली। जो भी वहां पे, दोज वर वेरी फॉर्चुनेट टू बी देयर, दे रियली लिव्ड वेरी ब्यूटीफुली। और ये उनका वेरी इंपॉर्टेंट फेज था। और फिर वन थिंग ही रियलाइज्ड कि the movement was not getting global as to the extent he wanted, कि सेंटर्स खुल रहे थे, पूना कम्युन से एक्सपायर होके काफी सारे कंट्रीज में सेंटर्स खुल रहे थे, बट जो कहते हैं शेक द वर्ल्ड अप, वो नहीं हो पा रहा था। और वो तभी पॉसिबल था जब आप यूएस में जाके कुछ करो। इफ यू शेक अप समथिंग इन यूएसए, यू शेक अप द वर्ल्ड। उस समय की ये बात है, आज इतना ट्रू नहीं है, बट उस समय ये सच था ये। और दूसरा ये था कि एक्सपांशन के लिए यहाँ पे लिमिटेशंस थी पुणे, because the roots of Indian tradition are so deep and so strong, partly correctly and partly not correctly, कि उसमें एक्सपांशन मुश्किल था, कंसेप्चुअली भी और प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली। और कंसेप्चुअली आई कम टू इट लेटर, कि अगर कंसेप्चुअल एक्सपांशन करने जाते तो कहाँ टकरा, आई कम टू इट लेटर, बट प्रैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल। सो if the scale was to be increased and if you have to shake up the world, you had to go to USA. So वहां पे वो गए ओरेगॉन में, और ओरेगॉन में उन्होंने पूरा एक सिटी बनाया, और they transformed that place from a barren land to a very beautiful place. But the moment he started talking against church, Christianity and the US government, they all pounced upon him. केसेस हुए उनके ऊपर अटैक्स होने की कोशिश हुई, और एक लीगल माया जाल में उनको फंसा लिया गया। और उनके ही कुछ लोगों के ऊपर आरोप था कि उन्होंने कुछ मिस अप्रोप्रिएशन किया है फंड्स का, जिसमें एक शीला का और उनके कुछ साथियों का नाम आया। सही झूठ जो भी हो, लेकिन ऑफिशियली ये वर्जन था। और फिर ओशो हैड टू एक्चुअली एंटर इनटू अ बार्गेन, अ प्ली बार्गेन काइंड ऑफ थिंग, टू रियली कम बैक टू इंडिया, वरना वही के इंडिया। जेब भी खत्म हो जाते हैं। सो he came back, and the interesting ironical part was, as he landed in so many countries asking for asylum, no western country would give asylum. And I don't remember the count correctly, but मेरे ख्याल से कुछ 11 या 21 countries ने refuse किया था Oh. to give him asylum, and finally he had no choice, he had to come back to India. और इंडिया में जो सबसे कंजर्वेटिव लोग थे उसमें थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, और वो हमेशा मोरारजी का मजाक उड़ाते रहते थे। So that did not do good to him, technically speaking, but he came back। और फिर लास्ट के उनके कुछ साल रहे आफ्टर द फेलियर ऑफ द पुणे एक्सपेरिमेंट। सो अगर आप एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उनके लाइफ को देखो तो द पुणे एक्सपेरिमेंट वाज वेरी सक्सेसफुल। भारत के जलते प्रश्न डिड नॉट टेक ऑफ मच। ओरेगॉन फॉर अ लिमिटेड टाइम टुक ऑफ, देन फेल्ड। और working with people in Shivits also gave limited results. So of all the things that he did, I think the most successful and enduring was the Pune experiment. And he passed away, I think late 80s or early 90s. And I don't remember correctly exactly when he passed away, but it was around that time, late 80s, early 90s, I believe. Or then he created a committee
कि एक 21-person committee, 1 person from each country will run the ashram, and there will be nobody to succeed him. And the whole idea was to create a new man, a new life, a new world, and the commune should go on. So this was his life in short. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ थी, बहुत ही इवेंटफुल लाइफ थी, इंटेंस लाइफ थी, ऑथेंटिक लाइफ थी, और बहुत ही ज्यूसी लाइफ थी. वो हमेशा कहते थे बुद्धा द जोरबा, बुद्धा द हाइट ऑफ गिविंग अप एवरीथिंग, and Zorba the height of enjoying everything, and a combination of the two, inner giving up and external enjoying of the best things possible in life. तो उनका जो आइडियल था बुद्धा द जोरबा, he lived it quite deeply, quite intensely, quite authentically, to a great extent. I would not say 100%, but to a great extent. कोई मतलब उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं थी, 100% एडहरेंस ना हुआ हो, पर कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं थी. सो शॉर्ट में अगर कहें तो you can overview this very interesting life in this way. तो जब ओशो जब थे तो उनको लेकर सोसाइटी में कैसा वातावरण था? एक्चुअली मार्जिनल थे. जो उनके डिसाइपल्स कहते हैं कि नहीं, उन्होंने हिला के रख दिया था दुनिया को. भारत का ऐसा नहीं था. जैसे मैंने तो उनका नाम, मैं कॉलेज में गया 91 में, और लगभग लेट 80s तक तो मैंने उनका नाम तक नहीं सुना था. ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने किसी को बात करते तक भी नहीं सुना था. सो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, और इवन मेरे कॉलेज से बाहर आने के बाद, ओशो के चले जाने के बाद भी कई सालों के बाद, एक बहुत बड़ा सोसाइटी का वर्ग था जिन्होंने नाम तक नहीं सुना था. सो देयर वाज अ स्टर इंटरेस्ट, volatility related to him in a small section of society. कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड थे, जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग थे, या जो उनके और सरकार के घर्षण को जानते थे, the time he became non-marginal was with his lecture on संभोग से समाधि. तब वो मेन स्ट्रीमिंग हुआ था, और वो मेन स्ट्रीमिंग कुछ सालों तक चला, और अगेन ही वेंट ऑन द मार्जिन्स. सो इफ अगर आप पूछो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहां पे थे, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही वाज राइट एट द सेंटर ऑफ हिज टाइम, बट फुल सोसाइटी को अगर देखा जाए, इट वाज ऑन द मार्जिन्स. सो आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड हमारे घर में जो बॉलीवुड की मैगजीन्स होती थी, उसमें दैट टाइम सम ऑफ द बॉलीवुड एक्टर्स हैव टेकन दैट रूट टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, लाइक विनोद खन्ना एंड ऑल. दैट इज हाउ मुझे उनका नाम पता चला था कि इस टाइप से कोई हैं जो बहुत एलीट सेलेब्स को टारगेट करते हैं, फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं उनके कम्यून में. दैट इज हाउ आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड व्हेन आई वाज 5-6 years old. तो इस तरीके से सुना. तो काफी हद तक आप सही बोल रहे हैं कि वो एक आम जनता तक उनका विजन और उनका मिशन और पर्पस नहीं पहुंचा था. इट वाज वेरी पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल जहां से उनके बारे में कभी सुनने को मिले. मतलब एक तरह से देखो तो बहुत ही उनका एलिट सिटीजन्स में कंसर्न था कि द बेस्ट वर टेकिंग इंटरेस्ट, सो टू से. लेकिन जो जो मास, इंटेलेक्चुअली कैपेबल लोग थे और जो ऑलरेडी इसका स्वाद चख चुके थे, दे वर इन दैट एक्सप्लोरिंग स्टेज वेयर दे वांटेड टू हैव मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. राइट. सो उसमें एक तो जो इंटेलेक्चुअली कैपेबल लोग थे वो, दूसरे जो स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड लोग थे वो, और तीसरे जो यंग और ग्लोबली एक्सपोज्ड लोग थे. ट्रू. ये जो लोग थे, ये उनके उस वक्त उनको जानते थे या उनकी किताबें पढ़ते थे,
मैं खुद कांटेक्ट में मैं खुद उनको ज्यादा जानने लगा। पहले तो खाली नाम सुना था, और कुछ लोग एक दो बार से कमेंट कर देते थे कि वो तो फ्री सेक्स वाला गुरु है, वहां पे दुनिया भर के गलत काम होते हैं, इस तरह की बातें होती थी, बट वो भी रेयर। बाकी ज्यादातर लोगों ने तो सुना ही नहीं था कभी। सो इवन संभोग से समाधि में भी, जैसे आप कोई शोले के बारे में, पिक्चर के बारे में बोलो, या श्री श्री रविशंकर के बारे में या सदगुरु के बारे में आज जो अवेयरनेस है, उस तरह का कुछ भी नहीं था। ऑफ कोर्स आज एक मीडिया की कंडीशन अलग है, इट्स नॉट कंपेरेबल, बट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सेंटर में रहे होंगे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम था, पूरा सोसाइटी था, उसमें ही वॉज ऑन द मार्जिन्स। ऑफन ही वुड बी सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिस्कशंस, and he would be the fond master of those who are very liberal. So इस तरह का एक वो थी। और कुछ लोग, मिला जुला। और जो एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल थे, they were also concerned with him. That's also very interesting. जो बहुत traditional थे, they were concerned with him so as to stop him. तो वो लोग कॉल करते थे कि इसकी किताबें बैन करो, इसके वीडियोस बैन करो, पूना कम्युन को बंद करो। सो वो एक जो कहते हैं रिलीजियसली, इंटेलेक्चुअली वेल इन्फॉर्म्ड बट कंजर्वेटिव, वो एक ग्रुप था जो उनका एक एंटी ग्रुप था। बहुत कम लोगों ने उनको एक्चुअली पढ़ा था उस वक्त। जो उनकी किताबें थी, बहुत कम लोगों ने पढ़ी थी। आज भी कोई बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ी है, पर आज जो इतना परसेंटेज है, वो पहले से तो काफी अच्छा है। अभी तो फिर से कम हो गया, लेकिन बीच में एक पीक आया था। जैसे मेरे कॉलेज के वक्त में मैं देखता था काफी लोग पढ़ा करते थे। आज कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं तो उतना लीडरशिप मुझे दिखाई नहीं देता है। आज तो खैर किसी चीज का लीडरशिप नहीं है, इट हैज बिकम अ वीडियो जनरेशन। बट जी। अदरवाइज भी एक जो लीडरशिप पहले थी, जो एक पीक आया था बीच में 80s और 90s में, जो पीक आया था, वो जी। 2000 के बाद फिर से धीरे धीरे वेन हो गया। सो इस तरह से उनका एक, अगर आप देखें कि कितने सेंटर में थे और कितने मार्जिन में थे, इस तरह से उनका एक ओवरऑल पिक्चर देखा जा सकता ओशो के कांटेक्ट में आप कैसे आए? है। पहले से मैं पढ़ता रहता था मैगजीन्स, तो उसमें कई बार ओशो का मेंशन आता था, और कुछ लोग पसंद करते थे, कुछ लोग नापसंद करते थे, बट आई ओनली हैड सेकंड हैंड ओपिनियंस फ्रॉम अदर्स। मैंने खुद उनका न तो किताब पढ़ी थी, न कोई न कोई वीडियो देखा था। सॉरी, आई गॉट इन टच इन माय कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं गया, तो हमारे जी। प्रोफेसर थे जो ओशो के वो लाल कपड़े पहन के आते थे, और वो माला पहन के आते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए। ओ। तो वो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थे, और तब ऐसा था कि आप अगर इंजीनियरिंग करते हो तो फर्स्ट ईयर कॉमन होता था, आपको हर एक का एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा दिया जाता था। तो ऑल्दो मेरा एडमिशन मैकेनिकल में था, लेकिन हमको सिविल का एक सब्जेक्ट, एक इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट ऐसे आया करता था, तो इलेक्ट्रिकल पढ़ाने के लिए वो आते थे। तो उनको देख के कुतूहल होता था कि ये क्या है, ये क्यों इस तरह के ऑरेंज कलर के कपड़े और ऑरेंज कलर के, और ये माला पहन के घूम रहे हैं। मरून कलर के। हाँ। तो कई बार हम लोग जाके पूछते थे कि ये क्या है, माला पे किसकी माला है, ये कौन है। तो वो क्या बताया उन्होंने हमको कि ये ओशो है, स्पिरिचुअल मास्टर है, पुणे में उनकी किताब में है ये सब। उसके बाद हमको ज्यादा उत्सुकता हुई, तो फिर हम लोग ज्यादा प्रश्न करने लगे, धीरे धीरे उनके घर पे जाने लगे। तो फिर उनसे किताबें बोरो करके लाते थे, और किताबें बोरो करके लाते थे, और वो उससे फिर शुरू हुआ कि किताबें पढ़ना, किताबें बोरो करना, कैसेट सुनना। वीडियो उस वक्त सुनना इतना आसान नहीं था, बिकॉज हॉस्टल में कोई वीसीआर तो होता नहीं था, तो ऑल यू कुड मैनेज वाज अ कैसेट प्लेयर। सो दिस वाज प्री सीडी, विद ओनली कैसेट्स।
So we used to bring those books and cassettes and go deep into it. And that is how I started. And then much later, I got in touch with the centers at Ahmedabad and started practicing some of the meditations. उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज और हुई कि when I was going through him across, let's say, 92 to 94, I would say. More specifically, I would say 91 to 93. 91 to 93, to better. So, in that period, one of the experience I had was of a state of no thought. Sorry. And that experience enabled me to really understand what he was saying. And that repeated itself in a micro way for a few times. And because I could understand what he was saying, which he could only indicate in words, but I could experientially relate to it. Not to the intensity that he was experiencing, of course, but in a micro way. So then it became like an obsession. And I wanted to go to Pune and live there, but it did not happen. It used to be too costly at that point for me. And later on, I did have a small visit once. Not much, it was more like a go in and come out kind of thing. But one of the things that remained with me were some of his very living insights. So एक बात तो है कि उनका जीवन को लेके एक बहुत ही ओरिजिनल और सेलिब्रेशन सोक्ड नजरिया था, और वो that remained with me for a long time. I think it's there even today. If I look at myself, of all the spiritual orientations, I fit better in the Osho commune than anywhere else. Are we connected? Yeah, please go on. So, देखा जाता है कि हर मास्टर का एक विजन होता है, कोर आइडिया या आइडियाज होते हैं. अगर ओशो का देखा जाए तो क्या कोर मैसेज क्या था, वो क्या कहना चाहते थे अपनी पूरी इस कम्यून से, अपने एक क्या स्पिरिट रखते थे उस चीज को लेकर? ओशो का जो कोर आइडिया था वो था, पहला कोर आइडिया था एनलाइटनमेंट, कि उनका यह मानना था कि ह्यूमन लाइफ का गोल अक्रॉस ऑल द इनकारनेशंस एनलाइटनमेंट है. दूसरा उनका यह भी मानना था कि यही वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन. और तीसरा उनका यह भी मानना था कि ह्यूमन लाइफ के सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस के लिए यही सॉल्यूशन है. तो एक ही सॉल्यूशन सब चीजों का सॉल्यूशन, कि इवोल्यूशन का सक्सेसफुल एंड लाना, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना, और एक अच्छे वर्ल्ड का निर्माण करना. तीनों चीजों के लिए एक ही सॉल्यूशन था, वो था एनलाइटनमेंट. ये उनका पहला कोर आइडिया था. दूसरा कोर आइडिया इनका ये था कि इस एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक को पकड़ना जरूरी नहीं. तो उनका एक मिक्स एंड मैच वाला अप्रोच था, कि आज उन्होंने तंत्र की बात कर ली, कल उन्होंने क्रिश्चियनिटी की बात कर ली, कल परसों उन्होंने सूफियों की बात कर ली, उसके बाद उन्होंने बुद्ध की बात कर ली, उसके बाद टिबेटियन मास्टर्स की बात कर ली.
उनका एक ये था कि ये था कि पहला एनलाइटनमेंट, सेकंड नो फिक्स टेक्निक, अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स व्हाटएवर वर्क्स फॉर हुएवर। तीसरा था द गोल्डन मिडल पाथ ऑफ बुद्धा द जोरबा, कि द complete renunciation of Buddha and the complete acceptance of Zorba. Right. उसके बाद था celebrate your way to enlightenment, कि don't create an or situation कि this world or enlightenment, create an end situation कि this world and enlightenment, and march your way with celebration to enlightenment. Enlightenment नहीं भी मिला तो भी आपको कोई अफसोस नहीं होगा, कि आपको जितना सेलिब्रेट आप कर सकते थे आपने तो कर लिया. So either ways you will be in profit compared to most people who keep fighting the desires. Instead of that, to accept the desires and consciously live them out. And awareness is the key. So ये उनका जो था, ये कोर उनका जो मैसेज कह सकते हैं वो था, और उसमें मास्टर की जरूरत और मास्टर का गाइडेंस, बिकॉज जब आप बहुत सारी चीजें दे देते हो तो उसमें मिक्स एंड मैच करने में काफी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है. अगर आप एक ही चीज स्टैंडर्डाइज करके मैन्युअलाइज करके देते हो कि एक के बाद एक स्टेप करते रहो तो मास्टर की जरूरत कम पड़ती है. तो फिर आप उस विजडम को स्क्रिप्चर में भी डाल सकते हो, क्योंकि वो एक वेल रिपीटेड, वेल थॉट आउट, वेल एक्सपीरियंस, स्टैंडर्डाइज्ड, मैन्युअलाइज्ड चीज बन जाती है कुछ सदियों के बाद. लेकिन जब आप मिक्स एंड मैच करते हो तो वो फिर एक कॉन्वेंशनल आर्ट है मास्टर की. तो फिर आपको मास्टर की जरूरत पड़ती है. तो उनके रास्ते में यही था कि एक स्पिरिचुअल मास्टर वाज एसेंशियल. ये उनका एक कह सकते हैं सेंट्रल मैसेज था. और दूसरा उनका एक मैसेज अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो था फ्रेश थिंकिंग था, कि टू डू फ्रेश थिंकिंग बेस्ड अपॉन व्हाट द सिचुएशन इज एंड नॉट टेक हेरिटेज एट द फेस वैल्यू. सो ये उनके जो कोर मैसेजेस अगर देखे जाए तो था. और ही वाज ऑलवेज, एक और चीज थी बिफोर वी स्टॉप, कि इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी के बीच में ही वाज ऑलवेज फॉर द इंडिविजुअल. और he used to always say individual is the only living phenomena, all other arrangements are dead arrangements. और दूसरा उसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि love is of great value but freedom is a value higher than love. So उनकी हायरार्की में freedom was number 1, love was number 2. Both precious but the hierarchy was clear. ये उनके कोर मैसेज थे. जी. Less than a minute. Can we continue in part 2?